गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का सेकंड लेसन करेंगे। हमारे लेसन का नाम है राजा, किसान और नगर। तो इसमें हम एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में, यानी शुरू के जो ऐतिहासिक नगर थे उसमें शिल्प कला के उत्पादन के प्रमाणों की चर्चा कीजिए। यानी शिल्प कला का उत्पादन कैसे होता है, इसके क्या प्रमाण है, इसकी चर्चा करनी है। और हड़प्पा के नगरों के प्रमाण से ये प्रमाण कितने अलग है, भिन्न है। देखो, आरंभिक ऐतिहासिक शहरों को अगर हम अनेक स्थानों का उत्खनन किया गया जब, तो इसमें हमें अनेक स्थानों पर शिल्प उत्पादन के प्रमाण मिले हैं। तो ऐतिहासिक नगरों में लोग उच्च श्रेणी के कटोरे और थालियां बनाते थे जिन पर चिकनी कलाई चढ़ी होती थी, और इन्हें उत्तरी अश्वेत पालिश भांड, मृद भांड के नाम से जाना जाता था। मृद भांडों के साथ साथ इन नगरों में गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सोने चांदी के, कांस्य, तांबे, हाथी दांत, शीशे, शुद्ध और पक्की मिट्टी और मूर्तियां बनाने का कार्य भी किया जाता था। थर्ड है, इन नगरों में कपड़े बनाने का काम होता था, बढ़ईगिरी का काम होता था, मृद भांड बनाने का काम होता था, गहने बनाने का काम, लोहे के औजार बनाने, उपकरण, वस्तुएं आदि तैयार करने का काम भी होता था। कई बार शिल्पकार और उत्पादनकर्ता अपनी श्रेणियां बनाते थे। वे शिल्पकारों के लिए कच्चे माल को खरीदते थे, फिर उनके द्वारा तैयार किए गए माल को बाजार में बेचते थे। और शिल्पकार नगरों में रहने वाले लोगों को बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करते थे। फिर हड़प्पा के नगरों की तुलना में आरंभिक इतिहासकारी नगर निम्न प्रकार से भिन्न थे। एक, अगर मकानों और भवनों के अवशेष देखें तो इस देश में अनेक आरंभिक शहरों से भी ढूंढे गए हैं, लेकिन ये शहर कई मामलों में हड़प्पाई शहरों से अलग है। और दूसरी बात यह है कि जो हड़प्पा के लोग थे, इन प्रारंभिक शहरों के लोगों के समान लोहे के प्रयोग को नहीं जानते थे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन करना है। जो महाजनपद को प्राय आरंभिक राज्य नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध और जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का जन्म हुआ था। बौद्ध और जैन धर्म के जो आरंभिक ग्रंथ थे उसमें महाजनपदों के 16 नामों का वर्णन है। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं, लेकिन मगध, वज्जी, कुरु, कौशल, पांचाल, गांधार और अवंती जैसे नगरों के अंदर जो ये नाम है इनके महाजनपदों के, ये प्राय मिलते हैं। और इससे यह स्पष्ट होता है कि इन जनपदों का विशेष महत्व था। जो अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। और वज्जी संघ की तरह कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजागण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जो प्राय किलों से घिरी होती थी, और किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की जरूरत पूरी होती थी। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू कर दी थी। इनमें शासक सहित अन्य लोगों के लिए नियमों का निर्धारण किया गया, और यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक थे जो वो क्षत्रिय वर्ग से ही होंगे। शासकों का कार्य किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूल करना माना जाता था। संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन जमा करना भी माना जाता था। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र स्थापित किए। बाकी राज्य अब भी सहायक सेनाओं पर निर्भर थे जिन्हें प्राय कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहासकार कैसे करते हैं। नंबर 1, वे इस काल के सामान्य नागरिकों के जीवन के बारे में जानने हेतु वैदिक साहित्य का प्रयोग करते हैं। उस काल में आए हुए यात्रियों का लिखित विवरण के माध्यम से इतिहासकार नागरिक जीवन का पुनर्निर्माण करते हैं। उस राज्य के कबर ग्राउं में भी इतिहासकारों की मदद मिलती है। इतिहासकार सामान्य लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अभिलेखों, सिक्कों और चित्रों का भी ऐतिहासिक स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं। दान संबंधी रिकॉर्डों और आदेशों के अध्ययन द्वारा भी समय की कृषि का ढंग, विस्तार, उपज के तरीके तथा राज्य व किसान के बारे में संबंधों का पता चलता है। हमारा 5th क्वेश्चन है अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बताओ। जो अभिलेख शास्त्री थे उनके सामने क्या समस्या थी। नंबर 1 है प्राचीन काल के अभिलेखों को समझने में कुछ कठिनाइयाँ आती है। दूसरा, कई अभिलेख ऐसे हैं जिन पर ऊपर लिखे गए शब्द टूट फूट गए हैं जो स्पष्ट नहीं पढ़े जा सकते। तीसरा है, कई अभिलेखों को हानि पहुंचाने के कारण उनमें से कई शब्द पूरी तरह दिखाई नहीं देते हैं। 4th है, कई अभिलेखों में लिखी भाषा के शब्दों के अर्थ स्पष्ट में नहीं आते, कोई अभिलेख अभी तक नहीं पढ़े जा सके हैं। और कुछ अभिलेखों में एक राजा के लिए भिन्न भिन्न नामों और उपाधियों का प्रयोग किया गया है, जिससे अभिलेख शास्त्री भ्रम में पड़ गए हैं। तो आज आपने ये 5 तक क्वेश्चन है, इनको अच्छे से राइट करना है और इनको लर्न भी करना है। ओके।